बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने सेशन 2 का स्टार्ट किया हुआ है। सेशन 2 का जो हमारा लेक्चर नंबर 17 है, तो लेक्चर नंबर 17 की तरफ चलते हैं। ये हमारी जो प्रिपरेशन है ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट, फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, फूड इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कंट्रोलर फूड और एजुकेटर्स की जॉब्स, हेडमास्टर की जॉब्स, और जो दूसरी हमारी जो जो वन पेपर एमसीक्यूज होता है ना, वन पेपर जो 100 नंबर का एक ही पेपर होना होता है पीपीएससी, एसपीएससी के, पीपीएससी, एसपीएससी या एनटीएस के वाले से, उसके वाले से हमारी ये प्रिपरेशन होती है जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। लेक्चर नंबर 17 पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोग परेशान थे कि समरी डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर क्या बनेगा, एजुकेटर की जॉब आएंगी कि नहीं आएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि इमरान खान साहब ने असम्बली को डिज़ाल्व करने की डेट को 20 दिसंबर तक मुअख्खर कर दिया। तो आपको पता है कि आपका एजुकेटर का ऐड तो आ चुका है, 14 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है जैसे वो रिक्रूटमेंट एजेंसी की। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला 20 दिसंबर जो उन्होंने डेट दिया उससे पहले पहले आपका एजुकेटर का जॉब का ऐड जो आ चुका होगा। फिर उसके बाद असम्बली टूटे ना टूटे, डिज़ाल्व हो ना हो, उससे फिर एजुकेटर की जॉब का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इट मीन्स कि आप एजुकेटर की जॉब्स को आप कन्फर्म समझें। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, आज लेक्चर नंबर 17 की तरफ मूव करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में आज पढ़ेंगे एजुकेशन और उर्दू का एक पोर्शन पढ़ेंगे और साथ में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथ को जी आज मैंने तीसरा दिन है मुसलसल पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नेक्स्ट हमने इंग्लिश स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, इंग्लिश के टॉपिक को हम 2-3 दिन इकट्ठा हम कंटिन्यूटी के साथ ना चलें तो उसका रिदम ख़राब हो जाता है। तो फिर इंग्लिश का टॉपिक जो है रिदम के साथ ना पढ़ाएं तो फिर आपको समझ नहीं आती। तो कल से इंशाल्लाह हम इंग्लिश स्टार्ट करने लगे हैं। इंग्लिश का हम डायरेक्ट इंडेक्स शुरू कर लें या एक्टिवाइज पैसेज शुरू कर लें, या उसके हम जो है ना नरेशन शुरू कर लें, और आप जो है ना उसकी प्रपोजिशन शुरू कर लें, पंक्चुएशन शुरू कर लें, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज जो है ना वो हम स्टार्ट कर लें, या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात कर लें, या टेंसेस के हवाले से कोई भी टॉपिक जो भी हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको हम टॉपिक को 2-3 लेक्चर में मुकम्मल करके फिर नेक्स्ट किसी और की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए मैंने मैथ को 2-3 दिन पहले इसलिए दे दिए ताकि जब हम इंग्लिश स्टार्ट करें तो आपका मैथ थोड़ा सा पीछे ना रह जाए। ठीक है जी। तो मैथ का टॉपिक हम सबसे आज पहले करना है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है जी, डेसिमल। ठीक है, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम फटाफट इसको मुकम्मल करते हैं। डेसिमल, डेसिमल कहते हैं जी अशारिया को। ठीक है, डेसिमल कहते हैं अशारिया को। ठीक है जी। ये आपने इसको कैसे याद करना है, डेसिमल में जो आपका पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना जी, पीपीएससी में, एनटीएस में, मीन्स कि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी है गवर्नमेंट जॉब के वाले से, आप सिंध में है, कोई पीके में है, पंजाब में है, कहीं में भी है ना, तो उसके वाले से जो आपको जो डेसिमल का क्वेश्चन आना है वो आना है जी, या तो डेसिमल की एडिशन आएगी यानी कि जमा आएगी, या इसकी सब्ट्रैक्शन यानी कि तफरीक आएगी, या इसकी मल्टीप्लिकेशन आएगी, या इसकी डिवीजन आएगी। ये सिर्फ सिंपल सी आपकी ना डेसिमल के वाले से हो सकता है। डेसिमल को आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, या डेसिमल को बार्ड मैथ्स में ले जाता है, या डेसिमल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाता है, तो वो दोनों आपके जो ना क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज हमने डेसिमल की बात करनी है। तो डेसिमल के चारों ऑपरेशन में एक एक सवाल आपको करवाता हूँ। नेक्स्ट मैंने अपने लेक्चर में लिखे हुए हैं, सारे आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल के लिए सबसे पहले आपने देखना है जी, कोई भी नंबर लिखा हो ना, जैसे लिखा हुआ है 32.5, एक लिखा हुआ है 144। ठीक है, तो ये दो नंबर लिखे हुए हैं। दोनों नंबर आपने पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका डेसिमल कहाँ पे है, अशारिया कहाँ पे है। सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि किसी नंबर का अशारिया कहाँ पे होता है। इसका अशारिया तो हमें नज़र आ रहा है 32.5, 32.5 यानी कि 2 और 5 के दरमियान अशारिया है। ये तो डेसिमल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा 144 है ना, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है इसका अशारिया कहाँ पे है। तो आपने हमेशा याद रखना है हर नंबर अशारी नंबर होता है, हर नंबर डेसिमल नंबर होता है, कोई नंबर भी अशारिये के बगैर नहीं होता। जिस नंबर में आपको अशारिया नज़र ना आ रहा हो उसका अशारिया एंड पे होता है। इसका अशारिया कहाँ पे होता है जी, एंड पे होता है। 144 लिखा हुआ है ना ऐसे, तो 144 का अशारिया एंड पे है। ठीक है, समझ आ गई है इस बात की, ये आपने पक्का कर लेना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2.5, ये आपको इसका पॉइंट नज़र आ रहा है। ये लिखा हुआ है 25, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इसका अशारिया कहाँ पे है, 25 का अशारिया जी एंड पे है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 2.5 प्लस 11.3, ये कहता है जी आप इसको प्लस करें। ठीक है, इसकी आपने प्लस और इसकी जो ना जमा और तफरीक दोनों एक ही रूल है। ठीक है, अभी आपको पहले मैं जमा करवाता हूँ। तो इसको आपने प्लस कैसे करना है, आपने बिल्कुल सिंपली जैसे बच्चे करते होते थे ना जब आप प्राइमरी क्लासेज में थे, उसी तरह आपने इनको ऊपर नीचे लिख लेना है। ठीक है, जैसे तो आपने क्या करना है, ये जो अशारिया है ना, दोनों रकमों का अशारिया, इसको आपने बिल्कुल सीध में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ना 2.5 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो अशारिया ना, इस अशारिये के नीचे इस वाली रकम का भी अशारिया लिखना है आपने। ठीक है,
अब ये वाली रकम जो नीचे आपने लिखनी है, इसके देखें शारिये के राइट साइड पे क्या है जी 3 है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब शारिये के लेफ्ट साइड पे क्या है जी 1 और 1 है, 11.3 था ना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने दोनों रकमों को ऊपर नीचे से बराबर कर लेना है। या ये जो है ना, ये 3 के ऊपर 5 है, इशारिये के ऊपर इशारिया है, ये 1 के ऊपर 2 है, इस 1 के ऊपर कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा है, इस 1 के ऊपर आप अपने पास से 0 लगा लें, ठीक है जी। आपने रकमें दोनों बराबर कर लेनी है, समझ आ गई है। अब आप सिंपली इसको जमा कर दें, आप समझें कि इशारिया है ही को नहीं। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, इशारे के नीचे इशारिया आएगा 2 और 1 3 होते हैं, 1 और 0 1 होता है, ये 13.8 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता जी 34.5 माइनस 332, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। 34.5 माइनस 32, आपने अब क्या करना है, सिंपल आपको मैंने बताया प्लस और माइनस आपने सेम करना है। पहले आपने देखना है इनके इशारिये कहाँ कहाँ पे हैं। ये तो इशारे नज़र आ रहा है, इसका इशारे नहीं नज़र आ रहा तो इसके एंड पे है, ठीक है जी। आपने क्या करना है 34.5 और इशारिये के नीचे आपने इशारिया लेके आना है। ये 32 का इशारे नीचे आ गया। आप देखें इस 32 के राइट साइड के इशारिये के राइट साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे क्या है 2 और 3 है, पहले 2 है फिर 3 है, ये लिख दिया। अब आपने इसको माइनस कर देना। माइनस ऐसे कर सकना है आपने, इस 3 ये देखें 3 और 3 लाइन में है, 4 और 2 लाइन में है, इशारिया और इशारिया लाइन में है। इस 5 के लाइन में कोई नहीं है, इसके अपने पास आप 0 लगा लें, ठीक है। अब इसको माइनस कर दें बच्चों की तरह, 5 में से 0 निकालें तो 5 आ गया, इशारे के नीचे इशारिया आएगा, 4 में से 2 निकालें तो 2 आ गया, 3 में से 3 निकले तो 0 बच गया, तो आपका आंसर ये आएगा जी 2.5, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो प्लस और माइनस आपने बिल्कुल इस तरह करने हैं, ठीक। उसके बाद अब हमने करना है जी मल्टीप्लिकेशन, आपने डेसिमल की कैसे करनी है, इशारिये की ज़रब आपने कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1.2, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने समझना है कि इनके जो है ना अशारिया वाले रकमें हैं, इनके अंदर इशारिया है ही को नहीं, इशारिया इनके अंदर है ही को नहीं। सिंपली आपने इनको जैसे बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर सुन लें, आपने समझने का इशारिया है को नहीं, इशारिये के बगैर इनको ज़रब कर दें। कैसे करेंगे, 12 5 बार 60 हासिल 6, 12 2 बार 24 और 6 30, 300 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। अगर आपने वैसे भी करना है ना बिल्कुल बच्चों की तरह, तो आप 2 5 बार 10 हासिल 1 2 2 बार 4 और 1 5, यहाँ पे आप क्रॉस की निशानी लगाएंगे, 5 1 बार 5 2 1 बार 2 0 5 और 5 10 हासिल 1 2 3 300, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, फिर आपने क्या करना है, ये जो इशारिया है ना, इशारिये के बाद रकमें गिननी है आपने। इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। इस इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है। तो आपने इशारिये के बाद रकमें गिननी है, टोटल कितनी बनती हैं, दोनों तीनों जितने भी नंबर ज़रब हो रहे हैं ना, उस नंबर्स के इशारिये के बाद रकमें गिननी है कितनी है, एक ये और एक ये, टोटल कितनी होगी, 2 होगी। आपने एंड से 2 रकमें छोड़ के आपने मल्टीपल जो है ना इशारिया लगा देना, 1 2 छोड़ी, ये आ गया 3.00, इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। क्या जी, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी आपके पास 3.1 मल्टीप्लाई बाई, आप लिख रहे हैं जी 1.11, ये फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन करना है। आपने इसको किस तरह करना है, बिल्कुल सिंपली आप लिखें, आप समझें कि इसमें इशारिया है को नहीं, 31 और 111 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 1 1 द 1 1 1 1, ऐसे करते हैं ना, 3 एक बार 3 3 एक बार 3 एक बार 3, ठीक है, 1 4 4 और 3 और 3441। अब आपने क्या करना है, आपने इशारिये के बाद रकमें गिननी है। इस इशारिये के बाद कितनी रकम है, एक रकम है। इस इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं, 1 2 3, टोटल 3 होगी। आप जो आपका आंसर आया ना 3441, इसके एंड से रकमें गिने, 1 2 3 रकमें गिन के यहाँ पे आप इशारिये लगा देंगे, आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गई है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसकी डिवीजन आपने किस तरह करनी है, उसकी आपने तकसीम कैसे करनी है। तकसीम आपने बिल्कुल सिंपल है, वो भी आप जी इस तरह आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, ये 144 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं जी 1.14.4 लिख देते हैं, ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली आप समझें कि इसके अंदर इशारिया है को नहीं, बिल्कुल आपको आप बच्चों की तरह इसकी डिवीजन करें, 144 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप क्या करें, 12 एक बार 12, 2 हासिल 4 12 2 बार 24, ऐसे करें। अब ये जो आंसर है ना, इसके अंदर आपने इशारिया कैसे लगाना है, आपने मल्टीप्लिकेशन में दोनों रकमों के इशारिये काउंट करके जमा किए थे ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहली रकम का इशारिया देखना कितने इशारिये के बाद एक रकम है 1, और दूसरी रकम के इशारिये के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है, तो उसको आपने माइनस कर देना, 1 - 1 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसके आंसर में कोई इशारिया नहीं आएगा, 12 का 12 ही आंसर रहेगा, ठीक है। समझ आ गई है। आपको मैं और एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है जी 1.69
और डिवाइडेड बाय 1.3 है आपके पास। ये क्वेश्चन है आपके पास, आप कैसे करेंगे? आप समझे इसके अंदर इशारिया है कौन नहीं। 169 डिवाइडेड बाय 13 आपको करना है। 13 एक बार 13, असल 3 बच के ऊपर से आप 9 उतारेंगे, 13 3 बार 39, क्या आंसर आया जी 13। अब इस 13 के अंदर आपने इशारिया कैसे लगाना है? इस पहली रकम के अंदर देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 2 है। इस दूसरी रकम में देखें इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 1 है। 2 में से 1 निकाले, आंसर क्या आता है 1 आता है। आप ये जो आपका आंसर 13 है ना, इसकी एक रकम छोड़ के इशारे लगा दें। एंड से रकम आपने गिननी है, एंड से रकम एक छोड़ के इसका इशारे लगा दें, इसका आंसर आ गया 1.3। ठीक है, फिर समझ लें आपने क्या करना है, प्लस और माइनस में इशारे के नीचे इशारे लिख के आपने बच्चों की तरह जमा तफरीक इसको कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, दोनों रकमों के इशारे जमा गिन के ना, इशारे के बाद कितनी रकमें हैं वो आपने जमा कर देना है। और डिवीजन में आपने क्या करना है, दोनों रकमों के इशारे गिन के उनको आपस में माइनस कर देना है। ठीक है जी, समझ आ गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने चलते हैं नोट्स की तरफ। ये मैंने आपके पास 5 क्वेश्चन लिखे हैं। 2.3 प्लस 0.02, 4.9 माइनस 3.1, 1.11 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और क्वेश्चन नंबर 4 है 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 28 प्लस 3.1। ये आपने 5 के 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप करके तो समझे आपको डेसिमल की समझ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी उर्दू की तरफ। ये मैथ और उर्दू में इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि ये फूड डिपार्टमेंट और आपके जो है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले हैं और FIA वाले हैं, ASF वाले हैं, उनको ये उर्दू और मैथ दोनों की ज़रूरत है। और एजुकेटर वाले हैं तो एजुकेटर वालों के तो ये तीनों कर रहे हैं ना। तो जो एजुकेशन वाला हमारा पोर्शन ऊपर है ना, वो सिर्फ एजुकेटर तो हेडमास्टर के लिए होता है। तो ताकि जो फूड वाले हैं ना, वो पहले देख के अगर उन्होंने स्किप करना है तो वो स्किप कर सकें एजुकेशन वाले पोर्शन को। ठीक है जी, उर्दू की आज हमने बात करनी है। उर्दू की जी 4 ये डेफिनेशन हैं, चारों आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। मुहावरा, रोज़मर्रा, कहावत और ज़ल्बुल मिसल। ये कुछ ऊपर आपके पास लाइन लिखी होती है, वो आपसे पूछ लेता है बताएं ये क्या है। रोज़मर्रा है, मुहावरा है, कहावत है कि ज़रबुल मिसल है। बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या है। इसके अंदर फ़र्क आपने समझ लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा काम है। क्या जी, सबसे पहला जी मुहावरा। मुहावरा होता है जी, मुहावरा एक फेल है। मुहावरा एक फेल है तो इसम के साथ हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आब होना, 3 5 करना, 9 2 11 होना। इसमें क्या जी, इसमें सिर्फ आपको काम नज़र आ रहा है, सिर्फ वर्ब नज़र आ रहा है। इसमें कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा, किसी किस्म का फेल, फाइल मफूल, कुछ भी, सिर्फ आपको फेल नज़र आ रहा है, फाइल मफूल आपको नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना 9 2 11 होना, इसमें लिखा होता है ना कि असलम 9 2 11 होके मुल्क से बाहर भाग गया, तो ये आपका मुहावरा नहीं होना था। ठीक है, मुहावरे में सिर्फ काम होता है और कुछ भी नहीं होता। किसी को जो ना, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट गायब होता है, सिर्फ इसमें वर्ब होती है, सिर्फ वर्ब है, आपका काम है सिर्फ ना आब होना, 3 5 करना। इसकी निशानी आमतौर पर ये पूछते हैं जी एंड पे ना आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये पक्की निशानी नहीं है। पक्की सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ उसमें काम नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। काम करने वाला किसके ऊपर काम हुआ है वो नजर नहीं आएगा, सिर्फ काम आपको नजर आएगा, वो मुहावरा होता है। ठीक है, रोजमर्रा क्या होता है जी, रोज़मर्रा में एक एक मुकम्मल जो है ना, एक मुकम्मल फ़िक्रा होता है। रोज़मर्रा में आपको सब्जेक्ट भी नज़र आएगा, ऑब्जेक्ट भी नज़र आएगा और काम भी नज़र आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है, नाई हजामत बनाने आया। अब देखें ना, काम क्या हुआ है, हजामत हुई है। हजामत हुई है ना, तो कौन आया जी, नाई भी आया। अब इस देखें ना, उसमें हजामत भी हुई है, नाई भी हुई है, और इसमें काम क्या हुआ जी, हजामत आया भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई ना। ठीक है, उसी तरह क्या जी, चुगली खाना ऐब है, तो इसमें क्या जी, ऐब भी आ गया, खाना भी आ गया, चुगली भी आ गई। तो इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ऊपर क्या था, आब होना, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या जी, होना। सिर्फ काम नज़र आ रहा है। और इसमें नीचे क्या जी, नीचे सारी की सारी मुकम्मल लाइन आपको नज़र आ रही है। तो ये रोज़मर्रा और मुहावरा में फ़र्क है। ज़रबुल मिसल क्या होती है जी, ज़रबुल मिसल किसी इबारत में मिसाल के तौर पर पेश किया जाने वाला जुमला होता है। ठीक है, क्या जी, बुजुर्गों के तजर्बात और मुशाहदात होते हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब इसमें क्या है, ये एक मुहावरा है, ज़रबुल मिसल है, ये एक ज़रबुल मिसल है, एक लाइन है। लेकिन जो कहावत होती है ना जी, कहावत, कहावत पूरी एक स्टोरी होती है, उसमें 3 4 5 10 50 200 लाइनें भी हो सकती हैं। कहावत एक एक स्टोरी टाइप होती है, एक किस्सा, एक अफसाने के टाइप पे हो सकती है। लेकिन जो ज़रबुल मिसल है ना जी, ज़रबुल मिसल एक ही लाइन होती है। ठीक है, ज़रबुल मिसल जैसे थोथा चना बाजे गना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये सिर्फ एक ही लाइन है। तो ये आपकी ज़रबुल मिसल है। और कहावत आपकी क्या होती है, कहावत एक से ज़्यादा लाइनें उसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, एक कहावत के अंदर कई ज़रबुल मिसल भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको मुहावरा, रोज़मर्रा, कहावत और ज़रबुल मिसल की समझ आ गई होगी। इनमें से एक आध क्वेश्चन अक्सर औकात जो है ना
ख़ास तौर पे एजुकेटर्स की जॉब्स के वाले से ना पूछा जा सकता है। और याद रखिएगा ये सिर्फ उर्दू वालों के लिए ये नहीं है, एजुकेटर्स की जॉब के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एमएससी है, उर्दू है, आपके पास एमए इस्लामियात है, एमए इंग्लिश है, एमएससी केमिस्ट्री है, आप बायोलॉजी के हैं। तो याद रखिएगा सभी को ये चीज़ें जो जनरल पोर्शन है आपको सब कुछ करना पड़ेगा। सभी को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस्लामियात, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे मैंने सिर्फ एम ए इस्लामियात किया हुआ है, मुझे सिर्फ इस्लामियत पढ़ना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, एजुकेटर में आपको सारा मिक्स पेपर देना पड़ता है। ये लेक्चरर का पेपर नहीं है जिसमें 80% सिर्फ आपका सब्जेक्ट आएगा, इसमें आपको सारा कुछ मिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जब हम चल रहे हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में क्या जी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब हमने एजुकेशन हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, तो हमने जो ऊपर क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ना है जी वुड डिस्पैच रिपोर्ट। ठीक है, वुड डिस्पैच रिपोर्ट। ऊपर सर थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊँ तो हम कहाँ पे हमने छोड़ा था, हमने जी लॉर्ड मेकाले पे छोड़ा था 1835 में। ठीक है, तो अब हमने लॉर्ड मेकाले के बाद क्या है जी, वुड डिस्पैच रिपोर्ट आ गई है। वुड डिस्पैच क्या थी जी 1854 में। 1835 के बाद जो ना आपका लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट 1835 को आई थी, और जो है ना वुड डिस्पैच कब आई थी 1854 को। ठीक है, वो इन वुड डिस्पैच रिपोर्ट इट वाज एक्सेप्टेड दैट एजुकेटिंग इंडियन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या जी, कि वुड डिस्पैच ने कहा था कि जो इंडियंस की एजुकेशन है ना, ये जो है ना इंडियन गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी है। लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट में क्या हुआ था कि उसका रेवेन्यू में हक है, लेकिन जो वुड डिस्पैच था ना, वुड डिस्पैच भी बंदे का नाम है जी। ठीक है, तो वो क्या जी, उसने उसकी उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इंडियंस को एजुकेशन दी जाए। ठीक है जी, वुड डिस्पैच रिकमेंडेड अबॉलिशिंग प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन शुड बी सेट विच इज एक्सेप्टेड एज डीपीए ऑफिस स्टैब्लिश इन 1862। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नंबर 2 को आपने क्लिक कर लेना, इसको टिक कर लें कि डीपीए ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये अक्सर औकात डीपीआई की आपसे वो पूछी जा सकती है, प्रपोजिशन जो सॉरी प्रपोजिशन कह रहा हूँ, एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है, और इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट की डेट भी पूछी जा सकती है कि कब एस्टैब्लिश हुआ था। डीपीआई ऑफिस 1862 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है जी, और उसके बाद डिस्पैच रिकमेंडेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, लॉर्ड मेकाले की तरह डिस्पैच ने भी कहा था कि जो इंग्लिश मीडियम को ही आप एजुकेशन में रखें। ठीक है जी, उसके बाद डिस्पैच एडवोकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स की ट्रेनिंग के वाले से जो डिस्पैच ने बात की थी। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है जी व्हेन वुड डिस्पैच रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड 19 जुलाई 1854 को। ठीक है जी, 1854 को ये रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट की रोशनी में 1862 को डीपीआई ऑफिस बन गया था। ठीक है, उसके बाद जी वुड डिस्पैच इज आल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो ना मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कौन है, जो वुड डिस्पैच रिपोर्ट को कहते हैं। ठीक है जी, हंटर कमीशन उसके बाद आ गया, याद साथ साथ करते जाएं। ठीक है, 1835 में लॉर्ड मेकाले, 1854 को वुड डिस्पैच, और 1882 में क्या आ गया जी, हंटर कमीशन आ गया। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 को आ गया। हंटर कमीशन ने क्या कहा था, उसने कहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल सारे बंद करके सारी एजुकेशन को प्राइवेट इदारों की तरफ भेज दे, ताकि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद इट रिकमेंडेड टू स्वीपिंग द सेकेंडरी एजुकेशन एंड जस्ट फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन। उसने क्या कहा था कि इनको सिर्फ जो इंडियंस है ना लोग जो है, ये सिर्फ प्राइमरी तक ही रखें, इनको प्राइमरी तक पढ़ा पढ़ूगे ना, बस पढ़ना लिखना आ जाए, बस बड़ा इनको ऊपर ना लेके आए, ऊपर इनको सेकेंडरी एजुकेशन को ख़त्म कर दें। ठीक है जी, उसके बाद उसने कहा था, हंटर ने कहा था जी नॉर्मल स्कूल्स खोल लें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद इसने भी कहा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में ही होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जी डिस्पैच ने कहा था कि जो ना वुड डिस्पैच ने कहा था कि जो गवर्नमेंट है ना उसको मजहबी इदारों के हवाले से न्यूट्रल रहना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि फ़लाँ मज़हब ठीक है फ़लाँ गलत है, वो मजहबी एजुकेशन जो है ना, मजहबी तलीम के हवाले से उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। और उसके बाद जी कोलकाता यूनिवर्सिटी आ गई 1919 में। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, लॉर्ड मेकाले 1835, वुड डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882। अब हम आ गए हैं 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ। ठीक है, उसके बाद जी कोलकाता यूनिवर्सिटी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को बनाने की सजेशन दी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो 22 है ना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी आपको एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन किसने रिकमेंड किया था। ये कोलकाता यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट किया था, और ये कब बना था 1969 में। 1919 में इसकी सजेशन आई थी, 50 साल के बाद 1969 में जाके 22 बन गया था जो बोर्ड होता है। अब आपको पता है बोर्ड ऑफ गुजरांवाला भी है, साहिवाल है, मुल्तान है, सरगोदा है, ये सारे बोर्ड जो है ना, ये जो सबसे पहला बोर्ड जो था ना वो कब बना था 1969 में बना था जी।
एडमिशन यूनिवर्सिटी शुड बी आफ्टर इंटरमीडिएट नॉट मैट्रिक। तो ये डिस्पैच ने, ये भी हंटर ने यही कहा था कि जो ना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो इंटरमीडिएट के बाद होना चाहिए। ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं। और हंटर उसके बाद जी फॉर गर्ल्स एंड, और उसने कहा था जी पर्दा स्कूल जो है ना वो स्टार्ट करना चाहिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कहा था। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 15 और 16 साल की गर्ल्स के लिए पर्दा स्कूल भी स्टार्ट होना चाहिए, कि जो है ना दूसरा पर्दा सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि इस्लाम में औरत का जो पर्दा जो है ना बच्चियों के हवाले से वो मैंडेटरी है। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी ने यह भी सजेस्ट किया था कि आप पर्दा स्कूल स्टार्ट करें। ठीक है। और उसके बाद जी हंटर कमीशन इज कॉल्ड इंडियन एजुकेशन कमीशन, इट वाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ऊपर सारी क्या थी, वुड डिस्पैच की रिपोर्ट थी, उसके बाद जो लॉर्ड मेकाले की भी रिपोर्ट थी, लेकिन जो जो हंटर है ना, हंटर क्या था, ये कमीशन था, एजुकेशन कमीशन था। तो इंडियन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन किसे कहा जाता है जी, हंटर कमीशन को इंडियन का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये थी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।